नमस्कार। तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। हमसे फिलीपींस खरीदना चाह रहा है, मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जिसे बोले डिफेंस प्रोडक्शन, उन्होंने $5 बिलियन पर ईयर का टारगेट लिया है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के लिए बाय 2025। मतलब 3 साल बाद $5 बिलियन कमा रहे होंगे हम सिर्फ अपने डिफेंस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करके। तेजस किस तरीके का प्लेन है और तेजस कैसा प्लेन है, उसी पे बात करने के लिए, यानी कि तेजस को क्यों पूरी दुनिया बाकी प्लेन्स के ऊपर रख रही है, उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर डी के पांडे, जो कि ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में और एक्सपर्ट भी है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये थैंक यू। तेजस अपनी सामने बाकी प्लेन्स को डिफीट कैसे कर पा रहा है? क्या मतलब पाकिस्तान को उम्मीद की थी कि JF-17 निकाल जाएगा, लेकिन निकाल तो नहीं पाया। क्या ऐसा है इसमें जो कि बाकी सारे फेल हो जाते हैं इसके सामने? देखिए, मेरा भारत महान। मैं ये कहूँगा, अगर पूरा निचोड़ बोलूँ इसके पीछे कि जिस तन्मयता से और समर्पण के साथ इसे बनाया गया है, निश्चित रूप से इसमें वर्षों की मेहनत लगी है। और गत 3 से 5 वर्षों में जितनी तेज़ी से ये ऊपर आया है, और हमें पता है कि हम एफओसी वर्ज़न को यूज़ करने के बाद मार्क 1 यूज़ करने वाले हैं, और मार्क कुछ जहाज़ ऑलरेडी फील्ड में आ गए हैं। और मार्क 2 जो आएगा वो 5th जनरेशन हो जाएगा। अभी हमारा जो है तेजस है, वो सुपरसोनिक 4th जनरेशन फाइटर है। और समय के साथ हम जिस तेज़ी से चल रहे हैं, वो निश्चित रूप से हम 5th जनरेशन और 6th जनरेशन में पहुँच जाएँगे। अब महत्वपूर्ण क्या है कि वर्ल्ड मार्केट में जहाँ रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है, इतना लंबा खिंचता चला गया है, और इसके समाप्त होने के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने खबरों में सुना भी होगा कि ये जो रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा कि शायद ये युद्ध साल, डेढ़ साल और यहाँ हो सकता है कि 2 साल तक खिंच जाए। तो जब ऐसे लंबे युद्ध की संभावना है, तो जो इस इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, सभी कोई भी देश जो है वो पूर्णतः स्वावलंबी नहीं है। हर देश एक दूसरे पर निर्भर है, या तो रॉ मटेरियल आ रहा है या कोई रेडीमेड प्रोडक्ट पहुंच रहा है। तो इन सब चीज़ों के नज़र में, जिनके पास रशियन ओरिजिन के साजो सामान हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आ रही है, वो उनके रख रखाव की। क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी जहाज हो, अगर उसमें स्पेयर्स और मेंटेनेंस में नहीं हो, तो वो मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। तो स्पेयर सपोर्ट इज वेरी वेरी वाइटल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस डील की आप चर्चा कर रहे हैं मलेशिया के साथ, ये बहुत ही सुखद क्षण है। मुझे भी जब मुझे मालूम पड़ा तो बहुत खुशी हुई कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि हम जिस प्रकार से आत्मनिर्भर और एक मजबूत इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं 2025 तक, जैसा आपने जिक्र भी किया, हम $5 बिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और जो हमारा R&D है, देखिए, रशिया यूक्रेन के युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है कि जो देश आत्मनिर्भर हैं, वो ही आगे आने वाले समय में विषम परिस्थितियों में टिक पाएंगे। अन्यथा उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हमें दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। और हम जिस प्रकार से इन्फ्लेशन जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहा है, बाकी देशों का हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन बाकी के देशों के अनुपात में अभी नियंत्रण में कहा जाएगा। तो ऐसी दशा में निश्चित रूप से स्वावलंबी होना आवश्यक है। और हमारे R&D को इस डील से बहुत बड़ा फायदा होगा। जहां सबको पता है कि अभी हमने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस का जो डील की है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण डील रही। और एक कहते हैं ना कि खुराक मिल जाती है सफलता की, तो वो जो मनोबल है वो और तेजी से बढ़ता है। तो ये हमारे वैज्ञानिक जो तकनीकी क्षेत्र में, वैमानिकी क्षेत्रों में जो कार्यरत हैं लोग, उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है मनोबल का प्रेरणा स्रोत होगा ये। और ध्यान रहे, जो तेजस जो है उसकी कीमत बहुत ही कम है। और बाकी जो है जहाज़ों के मुकाबले ये मात्र जो है वो $42 मिलियन, जो कि अगर आप देखें तो 100 मिलियन डॉलर से अधिक की कीमतें होती हैं। 300-400 मिलियन मिलियन डॉलर एक जहाज की कीमत मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये 42 मिलियन, तो सोचिए आप, जहाँ पर एक आदमी 1 या 2
जिसमें कि आपका 2 जहाज जो आएँगे तेजस, उसके अंदर आप एक बाहर के मुल्क से एक फाइटर खरीद सकते हैं, और वो भी हम 4th जनरेशन की बात कर रहे हैं। 3rd जनरेशन या 2nd जनरेशन का शायद आ भी जाएँ, लेकिन 4th जनरेशन का जहाज तो असंभव है। तो ये तेजस को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा अगर योगदान है, तो हमारी तकनीकी का स्तर और दूसरी इसकी लागत। $42 मिलियन में आपको कहीं भी कोई एक 4th जनरेशन फाइटर नहीं मिलेगा। इसकी सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम इस डील के अंदर तभी ऊपर नंबर 1 हो पाए हैं, और टॉप कंटेंडर इसी कहा जा रहा है। और दूसरा जो पहलू है महत्वपूर्ण, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जो है संभावनाएँ हैं। तो ऐसे माहौल में जो किस प्रकार के जो किकबैक्स या पैसे का गलत दिशा में जाना, उसकी संभावनाएँ भी समाप्त हो जाती हैं। तो एक साफ-सुथरी डील के लिए क्यों नहीं कोई मुल्क चाहेगा कि वो रहे, और सू-30 इसमें इस डील में निश्चित रूप से, जैसा आपने ज़िक्र किया, सू-30 का भी जो है वो रख-रखाव में भारत मदद करेगा मलेशिया को। मलेशिया के पास लगभग 18 जो है सू-30 हैं, और ये जो सू-30 हैं, वो भारत में जो वर्ज़न है वो लगभग उसके समान ही है। हर देश का जो जहाज़ होता है, फाइटर होता है, वो उस देश की कंडीशन के हिसाब से कस्टमाइज़ होता है। तो ये भारत के सू-30 भारत के लिए कस्टमाइज़ हैं, और मलेशिया के लिए कस्टमाइज़ हैं। तो जो उसका सॉफ्टवेयर है उसमें हम कोई दखल नहीं देंगे, लेकिन जो स्पेयर्स हैं उसमें हम ज़रूर दे पाएँगे। अब ये हो रहा है कि भई कोरिया और चाइना के कंपैरिज़न में भारत कैसे आगे आ गया? उसके पीछे भी एक कारण है कि कोरिया और जापान के पास जो है रशिया के साथ जो डील है, लाइसेंस नहीं है उनके पास कि वो बाकी देशों को इसका जो स्पेयर दे पाएँ। तो भारत क्योंकि एचएल ये स्पेयर बना भी रहा है, और हम अपने जो हमारे 200 से 250 से अधिक 272 जहाज़ हैं, जहाँ तक मुझे है पता, सू-30 भारत में। इनको स्पेयर सपोर्ट वो एचएल दे रहा है, और निश्चित रूप से हम सन 2000 में इसकी डील हुई थी। भारतीय सू-30 की डील सन 2000 में हुई थी, क्योंकि मुझे याद है मैं उसमें सेना में था, और बहुत आकर्षण का केंद्र हुआ करता था ये जहाज़ कि ये सू-30 आने वाला है। और मैं अ, जो है सेंट्रल एयर कमांड में था, और वहाँ पर जब ये चर्चा हुई और डील हो रही है, उसके बारे में हम जब सुनते थे, तो हमें अच्छा लगता था कि एक बहुत बढ़िया जहाज़ हमारे पास आ रहा है, वर्सटाइल एयरक्राफ्ट, क्योंकि मिग-29 और मिराज के बाद एक लल्स सा आ गया था, और ये सू-30 ने उस गैप को भरा। हालाँकि अब राफेल भी आ गया है, तो हम और हमारा सशक्तिकरण हो गया है। तो सू-30 मैं इसका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 20-22 सालों में, 2 दशकों में हमने सू-30 के स्पेस में जो महारत हासिल की है, वो भी काबिल-ए-तारीफ़ है, और हम अब बाहर के देशों पर निर्भर नहीं हैं। और जैसा मैंने ज़िक्र किया, रशिया और यूक्रेन में, अगर आप कोई भी देश, अगर यूक्रेन आत्मनिर्भर होता, तो शायद उसकी दशा वो नहीं होती जो आज है। तो हर एक देश को सोच, और जिस प्रकार से आर्थिक पाबंदियाँ लगाई गई हैं, नाटो कंट्रीज़ ने लगाई हैं, और वो आर्थिक पाबंदियाँ कितनी कामयाब हैं, ये हमको सब पता है कि आज भी जो एनर्जी स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, वो रशिया के द्वारा ही पूरे किए जा रहे हैं। और कहते हैं कि लगभग 6 महीनों के बाद, यानी कि वर्षांत तक उम्मीद है कि 80 टू 90% जो है एनर्जी सोर्स वो रशिया से बाहर जा पाएँगे। सोचिए तब भी 100% नहीं हो पाएँगे। तो ये देखिए अपने आप में एक बहुत पॉज़िटिव फैक्टर है कि आज के ज़माने में सभी मुल्क इंटरडिपेंडेंट हैं, हम एक-दूसरे पर निर्भर हैं। जब एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो लड़ाई की जो है संभावनाएँ कम होती हैं, और शांति पूरे विश्व में रहती है। लेकिन जिस प्रकार से वातावरण करवटें बदल रहा है, और बाकी दूसरे जो एजेंडा है वो सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से पूरा डिस्टर्ब हुआ है माहौल, वो एक अपने आप में चिंता का विषय है। तो कुल मिला के ये कहा जाए, और एक और महत्वपूर्ण बात कि 2019 में हमने मलेशिया में लीमा में जो एयर पावर डेमोंस्ट्रेशन हुआ था, वहाँ पर हमने अपने सू-30 भेजे थे, तेजस भेजे थे, और वहाँ पर तेजस को बहुत करीब से देखा मलेशियन एयरफोर्स के लोगों ने, और पाया कि उसमें सभी खूबियाँ हैं जो एक 4th जनरेशन फाइटर में बाकी मुल्कों में है। और जो हम देखिए जो एज है तेजस के साथ, वो उसकी कीमत है $42 मिलियन, वो कुछ भी नहीं है बाकी मुल्कों के मुकाबले। इसलिए तेजस का ऊपर आना निश्चित स्वाभाविक था कि हम ऊपर रहेंगे, और दूसरा इसमें सोने में सुहागा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। राइट सर। सर एक चीज़ और कि इंडिया ने इधर मलेशिया से है, वियतनाम को अभी हम लोगों ने फास्ट अटैक बोर्ड्स दी, वहाँ पर बात चल रही है ब्रह्मोस की। ये जो साउथ चाइना सी के कंट्रीज़ है, वो इंडिया के करीब आते जा रहे हैं।
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक एंटी चाइना फोरम बन रहा है इस पूरे एरिया में? एंड सेकेंडली, पहले आप इसका जवाब दे दिए, सेकंड क्वेश्चन पे बाद में पूछता हूँ सर। हाँ, मैं एक और मज़ेदार चीज़ जोड़ दूँ पहले तेजस के संबंध में कि मलेशिया, अर्जेंटीना और इजिप्ट तीनों देशों ने तेजस के प्रति अपना रुझान दिखाया है था। तो ये डील जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं 2019-2020 में ही इसकी नींव पड़ चुकी थी और अर्जेंटीना ने भी तेजस की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इजिप्ट ने भी दिखाया है। तो अब हम आते हैं कि ये जो तेजस में ये बाहरी मुल्क जो है, भारत के बाहरी मुल्क जबकि हमारी तकनीकी बहुत ज़्यादा इसकी जो इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी पिछले 5-6 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एप्रिशिएट की जा रही है पूरे विश्व में और अभी हमारी हम सोचिए सबकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कहाँ धराशायी हुई पड़ी है और हम 7 साढ़े 7 प्रधानमंत्री ने भी ज़िक्र किया था कि साढ़े 7 के आस-पास होने की संभावना है। मैं कहता हूँ अगर 6 भी है और 6 से अधिक है तब भी इस समय हम सबसे विश्व में सबसे अधिक तेज़ी से उभरता हुआ जीडीपी हमारा होगा। इस हमसे आगे कोई भी चाइना भी जो है वो तरस रहा है, इस परेशान है। उसकी जीडीपी भी लगभग 3-4 के आस-पास होने की संभावना है। अमेरिका 2.2 के आस-पास कहा जा रहा है। तो ख़ैर ये तो वक़्त की बात है कि मुख्य कारण उल्लेख करने का ये है कि हम बहुत ही सीरियसली इन फैक्टर्स को ले रहे हैं और उम्मीद है कि जो बाकी देश हैं वो समझेंगे कि हमारी तकनीकी और कम कीमत जैसे मैंने ज़िक्र किया कि 42 मिलियन में कहीं आपको नहीं मिलेगा 42 मिलियन डॉलर्स में कहीं कोई फाइटर नहीं मिलेगा आपको 4th जनरेशन का। ऐसे ही जो हमने ब्रह्मोस दिया फिलीपींस को और वियतनाम भी उसमें दिखा रहा है। और एक और जो महत्वपूर्ण है कि ये जो चाइना से जो दुखी लोग हैं वो भारत की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं? एक तो हमारी नज़दीकियाँ बाकी जो मुल्क हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इनसे उन सभी देशों की दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी चीज़ उनको मँगानी है, कुछ करना है तो समय बहुत लगेगा और कीमत भी लगेगी। दूसरी बात जिस कीमत पर हम मुहैया करा रहे हैं ये साज़ो-सामान और हथियार और जहाज़, वो विश्व में उस कीमत पर कोई दे नहीं पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमारे बहुत ही खरे हैं। वो एक हमारे लिए सीना गर्व से फूल फूल जाता है कि जब हम स्टैंडर्ड से बात करते हैं कि हम विश्व स्तर के जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठा है, तो इसलिए जितने भी कंट्रीज़ हैं चाइना के 17 देश हैं जिनके साथ उनका तनाव चल रहा है और लगभग 5-6 देशों ने ये भारत की तरफ रुख किया है कि वो भारत सहायता करें। अब क्वाड जो 4 कंट्रीज़ का जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हालाँकि वो गैर मिलिट्री कारणों से है, लेकिन मालाबार एक्सरसाइज़ जो हुई, उसमें उन क्वाड कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, चारों कंट्रीज़ ने। भारत के अतिरिक्त इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये चारों देश जो है इसलिए क्वाड बना। तो ये एक आवश्यकता क्यों पड़ी? अब हम साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं, तो एक जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इससे बहुत ही चोट पहुँची है शांति और सौहार्द वातावरण में जो एशियन इंडियन पैसिफिक में जो वातावरण शांति का था, उसको इन्होंने जो है डिस्टर्ब कर दिया। 2008 से उसमें उसका वर्चस्व था चीन का और वो अपने सी में साउथ चाइना सी में चारों तरफ निगरानी सर्वेलेंस अपना शिप भेजता था। ये कह के कि भई हम जो पायरेसी है इसके खिलाफ हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका नाम सुना होगा आपने। इन परिस्थितियों में इस समय चाइना चाहता है कि सिपेक जो है वो हर दृष्टि से पूरा हो और जल्दी पूरा हो, क्योंकि अगर इंडियन पैसिफिक का रास्ता उसका बाकी जो उसका एक्सेस है मिडल ईस्ट से और यूरोपियन कंट्री से वो प्रभावित हो जाएगा, तो वो सीपेक के थ्रू क्वाडार तक पहुंच जाएगा और क्वाडार पोर्ट से अपना सामान भेजेगा। तो एक देखिए सारा खेल जो है इसमें जो समीकरण है हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो पूरे इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड हैं और वो इकोनॉमी जिस जिस प्रकार से ऊपर नीचे हो रही है ये हम उस प्रकार से रुख अख्तियार करते हैं। मैं एक बात जो बार-बार कहता हूँ कि विश्व कूटनीति में ये नियम है कि हमारे जो कोई परंपरागत जो है परंपरागत मित्र नहीं होते, स्थायी मित्र नहीं होते। हमारे राष्ट्र हित हमारे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वो महत्वपूर्ण स्थायी होते हैं। तो मित्र हमारे स्थायी नहीं होते, लेकिन हमारे राष्ट्र हित स्थायी होते हैं। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र और आपने सुना होगा इमरान खान जो हमारे पड़ोसी देश के सर्वेसर्वा हुआ थे वो भी कहते रहे कि देखिए भारत को देखिए और भारत का वो एग्ज़ाम्पल देते रहे कि किस प्रकार से भारत जो है वो गर्व से अपना भारत के लिए क्या अच्छा है, उसको ध्यान में रखकर निर्णय ले रहा है।
तो ये अपने आप में गर्व का विषय है और अगर हम अपनी भीतरी जो हमारे यहाँ जो राजनीतिक उछल-पुछल है उसको अगर छोड़ दें तो इसमें भारत विश्व गुरु बनने की राह पे है। राइट सर। सर एक प्लेन हुआ करता था जो कि वर्ल्ड का बेस्ट प्लेन बताया जाता था, JF-17, वो क्यों तेजस के सामने बार-बार फेल हो जाता है? देखिए अगेन मैं इसमें यही कहना चाहूँगा JF-17 जो था वो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर कोशिश किया कि हम इसमें चमत्कार कर देंगे और J-20 भी आपने सुना होगा कि वो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन और क्या-क्या वो करने वाले हैं, लेकिन उसमें भी जो है कमी ये देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो विभाग है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसकी डिज़ाइनिंग उसके बाद इतने सारे इसमें जो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए है ना कि आप चाहते हैं कि उसमें हम बारूद भी खूब ले जाएँ, यानी कि हथियार भी ले जाएँ, बम भी ले जाएँ, हम जाएँ तो दुश्मन को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दें। हम कोई भी टारगेट आए उसको डिस्ट्रॉय कर दें। देखिए हर टारगेट के लिए एक ही तरह का आप एक्सप्लोसिव यूज़ नहीं कर सकते। मात्रा जो है वो ज़्यादा खुराक बढ़ानी पड़ती है। आपको किसी चीज़ को तोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जिसे कहते हैं ना सुई, सुआ और भाला इन तीनों का जो है वो अलग-अलग स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। ये तीनों को आप सुई से वो हर काम नहीं कर सकते जो कि सुआ कर सकता है और भाला कर सकता है और भाले से वो काम नहीं कर सकते जो सुई कर सकती है। तो ये मैं एक थोड़ा-सा अनुचित उदाहरण दे रहा हूँ लेकिन मेरा कुल मिला के ये है दर्शक जो है सुन रहे होंगे उनके लिए ये बताने का प्रयास है कि हर चीज़ के मायने अलग हैं, उसकी उपयोगिता समय के अनुसार और विशेष परिस्थिति में होती है। तो हमें ये देखना होगा कि हम किस प्रकार से उन चीज़ों को देख पाते हैं। तो JF-17 जो है वो कहते हैं ना कहीं का अंगारा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरबा जोड़ा। तो उस हिसाब से बना था और सबसे बड़ी बात थी कि चाइना जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि अपने वो सर्वोत्तम तकनीकी जो है किसी भी देश को दे, भले ही वो पाकिस्तान हो। तो JF-17 जो है वो मात खा गया भावनाओं में बहुत ऊपर रहा लेकिन ज़मीन पर वो तकनीकी तौर पर नहीं पाया। उसमें कितने सारे चेंजेज़ किए गए और आज भी जो वो तेजस के मुकाबले भी वो तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम में आपके साथ, कि तेजस के मुकाबले भी वो टिक नहीं पाता। तो JF-17 जो है वो प्रोजेक्ट उनका दुर्भाग्यवश फेल हो गया। जैसा कि J-20 के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी उसमें जो स्टेल्थ एलिमेंट था वो भी उसमें अचीव नहीं कर पाए और आगे उम्मीद है कि जो दूसरे जहाज बना रहे हैं चाइना डेवलप कर रहा है तो उसमें शायद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ पाए। क्योंकि अब ज़माना जो आ रहा है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है और कितनी तेज़ी से आप स्विच ओवर करते हैं एक रोल से जिसे बोलते हैं मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। तो राफेल के बारे में जिससे चर्चा की जाती है तो मल्टी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है कि कोई भी रोल में आप डाल दीजिए वो स्विच ओवर कर लेता है और वो अगर वो एयर डिफेंस रोल में है तो एयर डिफेंस में जैसे कि बेस्ट एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस में होता है तो एयर डिफेंस ऑपरेशन के लिए जाएगा। ग्राउंड अटैक में कर देंगे तो ग्राउंड अटैक में जो बेस्ट फैसिलिटी चाहिए एयरक्राफ्ट को उसमें सारी अवेलेबल है। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते हैं तो जो हमारा बाकी जो मिसाइल्स ले जाने की क्षमता है या बॉम्ब ले जाने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो इसके बीच में एक हैप्पी मिक्स क्रिएट करना होता है। वो एक विषय है कि हम क्या चाहते हैं इसलिए जो है लड़ाई होती है आजकल तो 1 जहाज नहीं आता, 2 जहाज नहीं आते 12, 15, 18, 20, 24, 25 जहाज जाते हैं क्योंकि हर एक जहाज का रोल अलग होता है और वो अपना रोल प्ले करते हैं उस पूरे थिएटर में। राइट सर। सर खबरें ये भी हैं कि जल्दी ही हमारा तेजस MK2 सामने आ जाना चाहिए और अगर वो सामने आता है तो हम फिर एक और बार इस पे डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरीके का प्लेन है। बहरहाल अभी उम्मीद है कि आपसे एक और टॉपिक पे जल्दी डिस्कशन होगा क्योंकि टॉपिक्स बहुत होते हैं और हमारी टेस्टिंग्स बहुत हो रही हैं। अमूमन नॉर्मली आप देखें तो महीने में 2-3 मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं जो कि सारा का सारा डिफेंस का रोल है और डिफेंस की इस समय जो तरक्की हो रही है डिफेंस के हमारे फील्ड में वो हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखी, इंडिया ने हिस्ट्री में कभी नहीं देखी। थैंक्स टू द गवर्नमेंट, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी और कॉल इट थैंक्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड टू द साइंटिस्ट एंड टू द एयरफोर्स एंड टू द आर्मी नेवी, सबको थैंक्स। सर इसी के साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जल्दी आपसे एक और टॉपिक पे बात होगी। अभी के लिए सर नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद।